हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जीके जीएस पूछते डोज के सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है वीडियो नंबर 2 का बारी। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैं चैनल का लिंक भी दे दूंगा टेलीग्राम का, और वो वीडियो का भी लिंक दे दूंगा। आप जा करके टेलीग्राम से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। बाइलिंगुअल फॉर्म में होगा, क्वेश्चन एंड आंसर अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और भी सब टॉपिक्स एक्सप्लेन हो जाएंगे साथ में, और ऑप्शंस को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। तो आपका एक मिनी रिवीजन हो जाएगा। 40 से 50 मिनट बस अपना टाइम दे दीजिए, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, कॉटन इज यूज्ड इन मेकिंग क्लोथ्स इन दिस एग्जाम्पल कॉटन इज विच टाइप ऑफ गुड। कपास का उपयोग कपड़े बनाने में होता है, इस उदाहरण में कपास किस प्रकार की वस्तु है? ए गिफन गुड, बी कैपिटल गुड, सी इंटरमीडिएट गुड, या डी इन्फीरियर गुड। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। ठीक है। कॉटन जो है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है कॉटन यार्न बनाने में। फिर कॉटन यार्न भी एज एन इंटरमीडिएट गुड यूज़ होता है कॉटन क्लोथ्स बनाने में। तो आपका कॉटन और कॉटन यार्न दोनों इंटरमीडिएट गुड हो गया। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड। अब हमने ऑप्शन में देखा था गिफिन गुड क्या है, तो गिफिन गुड वो गुड है जिसका प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड भी साथ में बढ़ता है। लगभग ये एक तरह से ऑपोजिट लॉ ऑफ डिमांड पे चलता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो ऑब्वियस सा बात है कि उसका डिमांड घट जाएगा। लेकिन गिफन गुड में ऐसा नहीं है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है। ये एक्चुअली जो है ना, जैसे कि ब्रेड हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, ये सब का प्राइस बढ़ता है तो लोग इसे खरीद के स्टॉक पाइल कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान डरता है, लोग डरता है कि आगे चल के और भी ज़्यादा प्राइस हो गया तो हम लोग को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो इसी वजह से स्टॉक पाइलिंग होता है इस केस में। ठीक है, ये मोस्टली बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ पुअर पीपल होता है। कैपिटल गुड देखते हैं, तो ये दूसरे गुड का प्रोडक्शन में यूज़ होता है। कैसे? जैसे कि मशीनरी हो गया, मशीन्स हो गया, टूल्स हो गया। मान लीजिए आप आइसक्रीम का कोन बनाने वाली फैक्ट्री है, तो जो मशीन है जो आइसक्रीम का कोन बना रही है तो वो कैपिटल गुड है, और जो फाइनल गुड है वो आइसक्रीम का कोन है जो कि मार्केट में बिकेगा। ठीक है, इसीलिए नॉट फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन। कैपिटल गुड जो मशीन जो है वो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए नहीं हुआ। डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए क्या बना? तो वो आइसक्रीम का कोन डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए बना। ठीक है। और कैपिटल गुड का फॉर्मेशन अगर किसी इकोनॉमी में हो रहा है तो उसका इकोनॉमिक कैपेसिटी, प्रोडक्टिव इकोनॉमिक कैपेसिटी भी बढ़ रहा है। मतलब अगर कोई मशीन, बहुत सारा मशीन अगर इंडिया में बन रहा है तो वो मशीन कहीं ना कहीं फैक्ट्री में इंस्टॉल होगा, फैक्ट्री से प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा इकोनॉमी में। ठीक है। इंटरमीडिएट गुड क्या है? तो अभी हमने देखा कि कोई भी एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है गुड जो कि एक फाइनल गुड दे रहा है, तो उसे इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। इंटरमीडिएट गुड को हम जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं। क्यों? अगर काउंट करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा, और जीडीपी का जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेटेड दिखेगा, जो कि गलत इंटरप्रिटेशन होगा जीडीपी का। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, फ्लोर फॉर ब्रेड, आटा हो गया, आटा जो है इंटरमीडिएट गुड है, ब्रेड जो है वो फाइनल गुड है। फिर आटा से बिस्किट बनता है तो बिस्किट फाइनल गुड है। ठीक है। इन्फीरियर गुड क्या है? तो इन्फीरियर गुड और गिफन गुड में यही अंतर है कि इन्फीरियर गुड में अगर इंसान का कमाने का क्षमता बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा इन्फीरियर गुड का। आप कोई ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो वो इन्फीरियर गुड क्यों ही खरीदेगा? ठीक है। इन्फीरियर गुड जो है वो लो इनकम ग्रुप्स कंज्यूम करते हैं। और एग्जाम्पल, कोर्स ग्रेन, लो क्वालिटी गुड्स। ठीक है। क्वेश्चन 2, एट हायर प्राइस at higher level of development, which sector of economy contribute less to the GDP? A इंडस्ट्रियल सेक्टर, बी सर्विस सेक्टर, सी बोथ सर्विस एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, या डी एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर लगभग 18% कंट्रीब्यूट करता है इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन जीडीपी में, और ये जो है वो सबसे लार्ज पोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शेयर होल्ड करता है। मतलब सबसे ज़्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही एम्प्लॉयड है। तो एक तरह से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर सेक्टर में।
फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है, ये जीडीपी का लगभग 26 से 28% कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयमेंट लगभग इतना ही है, 23 से 25%। ठीक है। सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, 54 से 56%, और एम्प्लॉयमेंट है 30 से 33% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो ये जो है लगभग इतने ही के बीच में ये डेटा डोलते रहता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा बस, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन 3, द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, स्थिर पूंजी की खपत को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए, डेप्रिसिएशन। मैं यहाँ ऑप्शन हाइड करना भूल गया, कोई बात नहीं। डेप्रिसिएशन क्या है? तो लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ओवर टाइम। अब आप किसी फैक्ट्री में मशीन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वो मशीन दिन रात काम कर रहा है, आपका फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें वियर एंड टीयर हो रहा है, उसका गियर्स घिस रहा है, उसको कंटिन्यूस ऑयलिंग का ज़रूरत है, तो वही जो वियर एंड टीयर होता है वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। ठीक है, तो वियर टीयर, एजिंग और ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस क्या है? तो आप मान लीजिए कि आपका जो कंप्यूटर है वो विंडोज़ 7 पे काम करता है, लेकिन अभी जो चल रहा है विंडोज़ 11 चल रहा है, विंडोज़ 11 का कंप्यूटर चलता है, तो आपका जो पुराना कंप्यूटर है ना वो ऑब्सोलेसेंस हो गया। ठीक है, मतलब वो अब पुराना हो चुका है, अब आपको नया का ज़रूरत है। ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, कभी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है। एप्रिसिएशन क्या है? तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट कब होगा? तो आप मान लीजिए सोना या चांदी खरीदे हो, तो उसका वैल्यू अप्रिशिएट कर गया, मतलब आप जितना इन्वेस्ट किए थे उससे ज़्यादा आपको पैसा मिल गया, तो एप्रिसिएशन हो गया। ये ऑपोजिट होता है डेप्रिसिएशन के। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है? तो टोटल इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग एप्रिसिएशन, तो TI प्लस डेप्रिसिएशन। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, आ जाएगा एग्जाम में, तो सिंपली टिक मार देना है। क्वेश्चन 4, मैच द कॉन्सेप्ट इन कॉलम ए विद द रेस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी। तो कॉलम में पढ़ लेते हैं पहले। डिवैल्यूएशन है, डेप्रिसिएशन है, डिफ्लेशन और एक्सचेंज टूल। कॉलम बी, डिक्लाइन इन मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ होम करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रेशनिंग, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इम्पोर्ट्स, ऑफिशियल रिडक्शन इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। तो ये हो जाएगा हमारा ए का 5 हो जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल रिडक्शन इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी ए हो जाएगा। तो हमारा 2 ऑप्शन तो कट गया, बी और सी। ए और डी में होगा कोई। बी का देखते हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? तो डेप्रिसिएशन होता है डिक्लाइन इन मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो ये बी हो जाएगा। डिफ्लेशन क्या होता है? तो हमारा आंसर आ ही गया, ऑप्शन ए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। डिफ्लेशन क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ होम करेंसी। और एक्सचेंज कंट्रोल क्या होता है? तो फॉरेन एक्सचेंज रेशनिंग। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं डिवैल्यूएशन का मतलब। तो ऑफिशियल रिडक्शन इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी बाय गवर्नमेंट। तो डिवैल्यूएशन जो है करेंसी का, वो चाइना का सरकार करती है, डॉलर के अगेंस्ट अपना जो युआन करेंसी है उसको डिवैल्यू कर देती है, ताकि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है वो यूएसए में सस्ता बिके। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि एक्सटर्नल करेंसी अपना सरकार कम कर देती है, रिडक्शन कर देती है वैल्यू में। ठीक है, और ये होता है यूज्ड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में। डेप्रिसिएशन क्या है? तो फॉल इन वैल्यू ऑफ करेंसी ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, और ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन में करेंसी का वैल्यू गिर जाता है और ये फ्लेक्सिबल, इसको ये डेप्रिसिएशन में सरकार कुछ नहीं करती है, इसमें मार्केट फोर्सेस सारा काम करता है। ठीक है, मार्केट कैसा चल रहा है उस हिसाब से आपका करेंसी का वैल्यू डिफाइन होगा। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, डिवैल्यूएशन सरकार करती है, डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी देखते हैं, डिफ्लेशन।
तो इसमें जो है मनी सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन होता है और जनरल प्राइजेस में फॉल आ जाता है, मतलब कि चीज़ों का प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो सस्ता हो जाता है। ठीक है, मनी सप्लाई जो मार्केट में है वो कम हो जाता है, इसीलिए लोग जो है वो ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं है, और इसीलिए जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसमें गिरावट आ जाता है। एक्सचेंज कंट्रोल, ये जो है गवर्नमेंट रेगुलेट करती है ओवर फॉरेन एक्सचेंज, बाइंग सेलिंग एंड यूज़ ऑफ फॉरेन करेंसी। तो अगर मान लीजिए कि डॉलर जो है, डॉलर का कमी हो रहा है इंडियन मार्केट में, डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है, तो आरबीआई क्या करेगी कि मार्केट में जो है वो डॉलर रिलीज़ कर देगी और रूपी करेंसी अपने अंदर खींच लेगी। तो डॉलर का जो वैल्यू है वो गिर जाएगा और रूपी करेंसी का वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही रेशनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी होता है। ठीक है, एक्सचेंज कंट्रोल में। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द कॉन्सेप्ट इन कॉलम ए विद देयर रेस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी। ये हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, पर्सनल इनकम, डिस्पोजनल पर्सनल इनकम। तो ये जो है हमारा ऑप्शन, अरे टिक हो गया, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। सी का जो है, ए का जो है वो हो जाएगा हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मनी वैल्यू ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। तो ए का 3 हो जाएगा। बी का नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो नेट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज ड्यूरिंग एन ईयर। पर्सनल इनकम, एनुअल इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल, प्रोडक्शन इन अ गिवन पीरियड, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम आफ्टर टैक्स एंड पर्सनल इनकम। तो ये सब देख लेते हैं अच्छा से एक्सप्लेन करके। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद में टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ नेशनल इन अ ईयर। तो ये एक नेशनल कॉन्सेप्ट है, मतलब जो सिटीजन है इंडिया का वही जो पैसा कमा रहा है वही ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में ऐड होगा, ना कि किसी फॉरेन इंडिविजुअल का या फॉरेन कंपनी का। ठीक है, तो जीएनपी का फॉर्मूला होता है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका क्या मतलब है, तो जो भी पैसा इंडियंस कमाएंगे, चाहे वो इंडिया में ही कमाए या फॉरेन कंट्री में जाकर के डॉलर या पाउंड में कमाए, और इंडिया में जो भी फॉरेन नेशनल रूपी करेंसी में कमा रहे हैं, तो वो दोनों का डिफरेंस होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, और फिर जीडीपी में ऐड कर देते हैं तो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट में तो जीएनपी में डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाता है। अभी हमने देखा कि जीएनपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पर्सनल इनकम हमारा, तो इनकम एक्चुअली रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल बिफोर पर्सनल टैक्स। ठीक है, इसमें ट्रांसफ़र पेमेंट भी इंक्लूड होता है, पेंशन और सब्सिडी। ठीक है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम में क्या होता है, तो पर्सनल इनकम में अगर पर्सनल टैक्सेस घटाते हैं तो हमारा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम मिल जाता है। ठीक है, और इनकम अवेलेबल फॉर कंजम्पशन एंड सेविंग, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम ही एक्चुअल में जो पैसा बचता है इंडिविजुअल के पास आफ्टर पेइंग देयर ऑल टैक्सेस, तो वही होता है हमारा डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। अब हम जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी देख लेते हैं। तो जीडीपी का मीनिंग क्या है, तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। तो मतलब ये टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है। इंडिया में चाहे इंडियन चाहे फॉरेन का कोई बंदा या फॉरेन कंपनी जो भी प्रोडक्शन करे एक साल में, तो वो जितना भी प्रोडक्शन होगा वो सब जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, लेकिन जीएनपी में क्या हो जाएगा, तो ये नेशनल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसमें सिर्फ इंडियन सिटीजन का ही कमाई को देखेंगे। फॉरेन का कोई कंपनी या फॉरेन का जो बंदा है इंडिया में रह के इंडियन रुपी कमा रहा है तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वही हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाता है। ठीक है, और जीडीपी क्या है, तो एनडीपी क्या है, तो जीडीपी आफ्टर डेप्रिसिएशन, और एनएनपी क्या है, तो जीएनपी आफ्टर डेप्रिसिएशन। मतलब एन
एन जहाँ भी आएगा ना तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है, ठीक है। ऐसे ही याद रखना है, एन एन जहाँ भी आए, नेशनल जहाँ भी आए वहाँ से डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है। फॉर्मूला तो अब यहाँ आप देख ही सकते हैं, हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो रिटेंशन कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, आर्टिकल 149 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, तो ये होता है ऑप्शन बी, द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये क्वालिफिकेशन नहीं बताता है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का, ये ड्यूटीज और पावर बताता है। एकदम दिमाग में फिट कर लेना है कि क्वालिफिकेशन नहीं बताता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं 148 से 151 तक। तो 148 में कैग का अपॉइंटमेंट एंड इंडिपेंडेंस, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कैग को और ये इंडिपेंडेंट होता है, इसका टेन्योर इंडिपेंडेंट होता है। इसका जो इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर करता है, तो इसका जो रिमूवल का प्रोसेस है वो सिमिलर है सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसा, ठीक है। मतलब ये लगेगा, स्पेशल मेजॉरिटी लगेगा, टू थर्ड मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। आर्टिकल 149 ड्यूटीज एंड पावर ऑफ कैग, तो कैग जो है वो ऑडिट करता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट्स को, ठीक है। आर्टिकल 150 अकाउंट इज प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम, तो यूनियन का जो अकाउंट है और स्टेट का जो अकाउंट है वो प्रिस्क्राइब करता है, कैग एडवाइस देता है, ठीक है। और ऑडिट रिपोर्ट टू लेजिस्लेचर, तो जो पार्लियामेंट का ऑडिट रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को देगा कैग, और जो स्टेट का ऑडिट रिपोर्ट है स्टेट लेजिस्लेचर का वो गवर्नर को देगा, और ये प्रेसिडेंट और गवर्नर ले डाउन करेंगे ऑडिट रिपोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी स्कीम्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑफ जून 2023। जून 2023 तक हमारे संविधान में कितने अनुसूची हैं, तो ये 12 शेड्यूल्स हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं 12 सूची याद करते हैं, तो एक मेमोनिक होता है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। पहला शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज का नेम के बारे में बोलता है। सेकंड शेड्यूल इमोल्यूमेंट्स, कितना सैलरी होना चाहिए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि का वेतन। थर्ड शेड्यूल ओथ एंड एफर्मेशन, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, राज्यसभा में कितने सीट्स होने चाहिए प्रत्येक स्टेट के। फिफ्थ शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, और सिक्स शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। यहाँ पे आता है एटीएम स्क्वायर, एटीएम स्क्वायर, लेकिन एटीएम में मनी नहीं है तो मणिपुर हट जाएगा, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम आता है, ठीक है। सेवन शेड्यूल में यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, जो 3 लिस्ट है। 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस, शेड्यूल लैंग्वेजेस। 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म एक्ट, 9th शेड्यूल में जो भी एक्ट को आप डाल दीजिएगा तो उस पर आपका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, वो प्रोटेक्ट हो जाता है जुडिशियल रिव्यू से। लेकिन एसआर बम्बई केस के पहले, ये केशवानंद भारती के पहले वाला जो केसेस है वही बस जुडिशियल रिव्यू से इम्यून है, उसके बाद जो ऐड हुआ है उस पर जुडिशियल रिव्यू ओपन है, ठीक है। ये एसआर बम्बई केस में बोला गया था। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ बोलता है, दल बदलू कानून। 11th शेड्यूल पंचायत, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स आता है पंचायत में। और 12th शेड्यूल म्यूनसिपैलिटीज़, 18 सब्जेक्ट्स आता है। ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है, ठीक है। और एंटी डिफेक्शन लॉ वो आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन ए, टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ऑप्शन बी, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। तो हमारा यही हो जाएगा ऑप्शन बी, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। तो
जो भी डीपीएसपी विलेज से या कॉटेज इंडस्ट्री से या कोऑपरेटिव से या एससी एसटी या लिक्कर बैन या काउ प्रोटेक्शन से हो, वो गांधीयन डीपीएसपी में आता है। तो ऐसा अगर कहीं पे भी आपको दे दिया जाए कि ये सब डीपीएसपी है, तो ये कौन सा डीपीएसपी में आएगा, तो गांधीयन में आएगा। ठीक है। आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इस डीपीएसपी को एक्चुअली में लाभ ही दिया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया गया। और आर्टिकल 43, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो आर्टिकल 43 है कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए। आर्टिकल 43B है क्या है, तो वॉलेंट्री फॉर्मेशन एंड ऑटोनोमस फंक्शन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा भी दे दिया गया 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। तो ये याद रखिएगा कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से दिया गया था। आर्टिकल 46, प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। आर्टिकल 47, एम्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड प्रोहिबिट्स इंटॉक्सिकेट ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, मतलब लिक्कर बैन यही है। ठीक है। आर्टिकल 48, प्रोहिबिट्स द स्लॉटर ऑफ काउ, काव्स एंड मिल्च ड्रॉट कैटल। तो प्रोटेक्ट करता है काउस को। तो ये जितना भी है ना, ये सारा गांधीयन डीपीएसपी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल से दैट डबल जेओपार्डी which say that no person shall be prosecuted or punished for the same offense more than once। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि दोहरा अपराध नहीं माना जा सकता, अर्थात किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार अभियोग या दंडित नहीं किया जा सकता। तो ये जो है हमारा आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 2 है। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आर्टिकल 20 देख लेते हैं। तो ये राइट अगेंस्ट आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ठीक है। आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या कहता है, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में कहता है। अगर आपने कोई क्राइम किया है और वो क्राइम कोई भी क्रिमिनल लॉ में डिफाइन नहीं है, लेकिन सरकार क्रिमिनल लॉ आपके क्राइम के जस्ट बाद ही लाती है, तो आप उस क्रिमिनल लॉ के अंदर कन्विक्ट नहीं होइएगा, क्योंकि आपके क्राइम करने के बाद वो लॉ लाया गया है। ठीक है। लेकिन सिविल केसेस में ऐसा नहीं होता है। सिविल केसेस में गवर्नमेंट बैक डेट से भी लॉ ला सकती है। जैसे एग्जांपल गूगल टैक्स, गूगल एडसेंस का पैसा सरकार को नहीं दे रहा था, तो 2016 में गूगल टैक्स लाई और ये कह दिया कि 2014 से जो भी गूगल ने कमाया है उस पर टैक्स देना होगा। तो सिविल लॉ में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ काम करता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 2, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेओपार्डी। कोई भी एक क्राइम के लिए आपको एक ही बार पनिश किया जाएगा, बार बार नहीं। आर्टिकल 20 क्लॉज 3, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब आपको खुद के केस में खुद ही गवाह नहीं बनाया जा सकता। मतलब आप खुद को नहीं फंसाएंगे अपने ही केस में, आप खुद गवाह नहीं बन सकते अपना क्राइम का। क्वेश्चन 10, फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर नॉट प्लेस्ड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज पार्ट 3 इज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो पार्ट 3 जो है वो जस्टिसिएबल है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट आता है ना। फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है। अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, यही इसी का मतलब है जस्टिसिएबल। लेकिन अगर डीपीएसपी में जो लिखा हुआ है वो अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो आप डीपीएसपी के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है। ये क्वेश्चन में कॉपी कर रहा था ना, तो ये क्वेश्चन नंबर कॉपी हो गया। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर। माही, नर्मदा रिवर, गोदावरी या तापी रिवर। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब बे ऑफ बंगाल में जाके मिलेगी। ठीक है।
तो माही तो आपका अरेबियन सी में मिलती है, नर्मदा भी वेस्ट फ्लोइंग है, तापी भी वेस्ट फ्लोइंग है, तो हमारा ऑप्शन सी गोदावरी जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर में आ जाएगा। ठीक है, गोदावरी जो है वो नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से ओरिजिनेट करती है, बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाती है और 1465 किलोमीटर लेंथ है इसका। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, मतलब साउथ गंगा। ठीक है, साउथ गंगा। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है इसका देखते हैं तो प्राणहिता, इंद्रावती, पूर्णा और सबरी है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है मंजरा, प्रवरा और मानेर। ठीक है, ये याद रखिएगा, मेन ट्रिब्यूटरीज यही है गोदावरी रिवर का। क्वेश्चन नंबर 12, द बिस्ट द्वाब कैनाल सिस्टम एंड मकालू कैनल सिस्टम आर एसोसिएटेड विथ विच स्टेट ऑफ इंडिया? बिस्ट द्वाब नहर प्रणाली और मक्खू नहर प्रणाली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये ऑप्शन ए पंजाब। मैं यहाँ फिर आंसर हाइड करना भूल गया, माफ़ करिएगा, आई एम न्यू टू दिस। मैं खुद अपने हाथ से ये सारा पीपीटी डिज़ाइन करता हूँ और ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये भी मैं खुद से ही ऐड करता हूँ। मैं एक्चुअली ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड ना करता, मैं खुद लिख देता, लेकिन मैं छोटा सा फ़ोन स्क्रीन पे ना ये 200 रुपये वाला पेन से लिख रहा हूँ तो लिखने नहीं बनता है, इसमें बहुत दिक्कत आता है। अब आप लोग का हेल्प हो, सब्सक्राइब करिए चैनल, व्यूज़ जाए तो मैं पेन टैब खरीदूँ, 3,500-4 हज़ार का आता है, तो मैं और अच्छे से पढ़ा सकूँगा अगर मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है आप लोगों को तो। क्वेश्चन 1 सॉरी, अब देखते हैं कुछ दोआब्स के बारे में देखते हैं। तो बिस्ट दोआब जो है वो ब्यास और सतलज के बीच में बनता है। बी और एस देखिएगा बिस्ट का, तो बी और एस ब्यास और सतलज का। बारी तो आर से रवि और बी से ब्यास, तो बहुत आसान है, बरी मतलब रवि और ब्यास। रेचना तो सी से चेनाब और आर से रावी, तो रेचना दोआब कहाँ पे है? तो चेनाब और रावी के बीच में। छाछ झेलम और चेनाब, बहुत आसान है, छाछ में जे है तो जे से झेलम और सी से चेनाब। सिंध सागर इंडस झेलम दोआब और गंगा यमुना दोआब तो सबसे बड़ा दोआब है। ठीक है, क्वेश्चन 13, मैच द फॉलोइंग डैम विद द रिवर ऑन विच दे आर बिल्ट। यहाँ पे मैंने ऑप्शन छुपाना भूल गया, अच्छा कोई बात नहीं, तो अपने आंसर देख ही लिया है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो हीराकुंड डैम जो है वो महानदी रिवर पे स्थित है। महानदी रिवर छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट करती है, उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। नागार्जुन सागर डैम जो है वो हमारा कृष्णा रिवर पे बना हुआ है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पे। तेहरी डैम जो है वो भागीरथी रिवर पे। और राणा प्रताप सागर डैम जो है वो चंबल रिवर पे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स देख लेते हैं और किस रिवर से वो एसोसिएटेड है ये भी जान लेते हैं। तो तेहरी डैम अभी हम देखा भागीरथी रिवर पे, उत्तराखंड। हीराकुंड डैम महानदी रिवर पे, उड़ीसा। भाखड़ा नंगल डैम हिमाचल प्रदेश पंजाब सतलज रिवर के ऊपर है ये। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर गुजरात। नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना आंध्र प्रदेश, ये कृष्णा रिवर पे है। नागार्जुन सागर, यहाँ पे ही नागार्जुन सागर श्रीशैलम भी है नेशनल पार्क। इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश, ये भी नर्मदा रिवर पे है। तो नर्मदा रिवर पे आपका इंदिरा सागर डैम है। कोयना रिवर महाराष्ट्र, कोयना रिवर पे। मेट्टूर डैम कावेरी रिवर पे। तुंगभद्रा रिवर पे, कृष्णा का ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा। रिहांद डैम रिहांद रिवर पे उत्तर प्रदेश। और कलानाई डैम जो है वो तमिलनाडु कावेरी रिवर पे है, ये ओल्डेस्ट फंक्शनल डैम है। तो ये कलानाई डैम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये ओल्डेस्ट फंक्शनल डैम है। आगे बढ़ते हैं, मैच द लिस्ट फ्रॉम 1 विद दोज इन लिस्ट 2। तो ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वो फिश से रिलेटेड था, तो 1 का सी हो जाएगा। तो 1 का सी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। येलो रिवॉल्यूशन जो है वो ऑयल सीड से रिलेटेड था, ये 2 का ए हो जाएगा।
राउंड रिवॉल्यूशन जो है वो पोटैटो से, क्योंकि आलू जो है वो राउंड होता है। और गोल्डन रिवॉल्यूशन आपका ओवरऑल हॉर्टिकल्चर मतलब फल फ्रूट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब डिफरेंट रिवॉल्यूशंस देख लेते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड ग्रेन, वीट और राइस के लिए था। वाइट रिवॉल्यूशन मतलब मिल्क का धारा वाइट होता है तो वाइट रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन था दो चीज़ के लिए, मीट और अनियन के लिए। ब्राउन रिवॉल्यूशन था लेदर और कोकोआ जिससे चॉकलेट बनता है। ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइज़र के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रे रिवॉल्यूशन, याद रखिएगा। रेड रिवॉल्यूशन टोमेटो और मीट के लिए। सिल्वर रिवॉल्यूशन एग और पोल्ट्री। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट के लिए। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन कॉटन। ऐसे याद रखिएगा, जूट थोड़ा सा ब्राउनिश दिखता है ना तो वो गोल्डन फाइबर हुआ, और कॉटन जो है वो वाइट दिखता है तो सिल्वर फाइबर। और ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम के लिए, क्रूड ऑयल। और ब्लू ग्रीन रिवॉल्यूशन एक्वाकल्चर एंड एग्रीकल्चर। ब्लू फॉर एक्वाकल्चर जिसमें फिशरीज आ जाएगा, और ग्रीन फॉर एग्रीकल्चर। तो दोनों साथ में होता है ना, एक्वाकल्चर और एग्रीकल्चर। आजकल वो वाला फार्मिंग नहीं हो रहा है कि जिसमें वाटर लॉगिंग होता है। ये राइस लगाए हैं, वाटर लॉग कर देते हैं राइस के लिए, तो वो जो वाटर लॉग हुआ है उसमें फिश कल्चर भी डाल देते हैं, मछलियों को भी मछली पालन भी कर लेते हैं। तो मतलब सेम प्लॉट से काफ़ी ज़्यादा पैसे आ जाते हैं दोनों, एग्रीकल्चर के भी और फिशरीज के भी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज रिलेटेड विथ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। अरे यार सॉरी। Which of the following countries is related with high-yielding variety seeds that are used as a part of green revolution policies in India? निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश उच्च उपज देने वाली किस्मों से बीज से संबंधित है जो भारत में हरित क्रांति की नियतियों के लिए हिस्से के रूप में उपयोग किया जाते हैं? तो ये मैक्सिको ने हमें हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स ये किया था, प्रोवाइड किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो मिड 1960 मतलब 1965 से 66 के बीच में स्टार्ट हुआ था। उस टाइम इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फूड शॉर्टेज था, प्रॉब्लम था, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर दरख्वास्त करते थे लाल बहादुर शास्त्री की आप एक टाइम का खाना ना खाएं, दिन भर में एक टाइम का खाना ना खाएं ताकि अनाज बच सके। तो इसलिए फूड सिक्योरिटी के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया था। एम एस स्वामीनाथन जो है वो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। अभी हाल ही में 2024 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है, पोस्टमसली। मेन फोकस वीट और राइस पे था, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। नॉर्मन बार्लो जो है वो सेमी ड्वार्फ वीट वैरायटी डेवलप करने में इनका हाथ था। ध्यान रखना, नॉर्मन बार्लो को पीस प्राइज़ मिला हुआ है। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज़, और वो भी पीस के लिए ही, ना कि एग्रीकल्चर में जो इन्होंने ये किया था, डेवलपमेंट दिया था, अपना योगदान दिया था, उसके लिए नहीं बल्कि पीस के लिए। ऐसे याद रखिएगा कि इन्होंने जो वैरायटी लाया सेमी ड्वार्फ, वो बहुत सारे लोगों के पेट में अनाज डाला, भूखमरी से मरना कम हो गया, इसीलिए इन्हें पीस प्राइज़ दिया गया। मैक्सिमम सक्सेस वॉज सीन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो यहीं पे ना सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, और साउथ में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के एरिया में। इसीलिए आज जो है ना, ये बिहार झारखंड वाले एरिया में उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी नहीं है उतना, जितना कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश या तेलंगाना में है, क्योंकि इन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला हुआ है। सब जगह सेम डेवलपमेंट करना चाहिए ना सरकार को, तो कोई एक एरिया को ज़्यादा डेवलप, बिहार में ही देख लीजिए, फ्री टिकोलाइजेशन पॉलिसी ला दिया तो सारे इंडस्ट्रीज़ जो है वो कोस्टल रीजन में चले गए, इंडस्ट्रीज डेवलप ही नहीं हो पाया बिहार में। तो ये सब पॉलिसीज ब्लेंडर होता है सरकार का। क्वेश्चन 16, द जैन टेम्पल एट पट्टदकल वॉज बिल्ट बाई। तो पट्टदकल का जैन टेम्पल का निर्माण डैश द्वारा किया गया था।
ए चालुक्य, बी चोला, सी राष्ट्रकूटर्स या डी होयसाल्स। तो ऑप्शन सी राष्ट्रकूट ने जो है वो पट्टदकल का जैन टेम्पल बनवाया है। ठीक है, अब देखते हैं कि और भी कौन कौन सा टेम्पल राष्ट्रकूट ने बनवाया है। तो कृष्णावन ने कैलाश टेम्पल बनाया है इल्लोरा का, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक टेम्पल है। मोनोलिथिक मतलब एक सिंगल ये से बना है, स्टोन से बना है। ठीक है, उसी पे कार्व किया गया है, टॉप टू बॉटम कार्व किया गया है। और बसाल्टिक रॉक्स, और आज तक पता नहीं चला कि वो सारा जो रॉक काटा गया वो रॉक कहाँ गया, जबकि 80-80, 90-90 टन जितना बड़ा रॉक निकला है वहाँ से। तो वो सब रॉक पता नहीं कहाँ गया। ये दांती दुर्ग विरूपाक्ष टेम्पल पत्तदकल में जो है। गोविंद 3 जो है वो केव टेम्पल एट इलोरा, मतलब जो इलोरा का टेम्पल है, केव टेम्पल है, उसको तो राष्ट्रकूट ने ये किया था, पेट्रोनेज दिया था, डेवलप कराया था। अमोघ वर्ष जो है वो जैन नारायण टेम्पल, नरावना टेम्पल पत्तदकल। तो ध्यान रखना है कि राष्ट्रकूट जो है वो जैनिज्म को पेट्रोनाइज करते थे। ठीक है, और इंदिरा 3 जैन टेम्पल एट इलोरा। Question number 17. During which of the following rule did Buddhism get split into two schools, Hinayan and Mahayan? तो ये जो है कुषाण के टाइम पे, कुषाण रूलर कनिष्क के टाइम पे जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, उस टाइम पे महायान और हीनयान में स्प्लिट हो गया था बुद्धिज़्म। तो महायान को ग्रेटर व्हीकल बोलते हैं और हीनयान को लेसर व्हीकल। ठीक है, कुषाण के दौरान ही फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। कहाँ पे? तो 72 AD कुंदलवन कश्मीर में हुआ था। और इसका जो प्रेसिडेंट थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का, वो वासुमित्र थे, और अश्वघोष जो है वो वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और बुद्धिज़्म यहाँ पे 2 सेक्ट में ब्रेक हो गया था। अब देखते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल और किस राजा ने पेट्रोनाइज किया था, मतलब किस राजा ने पैसे खर्च किए थे इसे ऑर्गेनाइज कराने में। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजात शत्रु ने पेट्रोनाइज किया था, ये आपका राजगीर में हुआ था। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल काल अशोक ने ऑर्गेनाइज किया था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक ने पेट्रोनाइज किया था, और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क ने, अभी हमने देखा। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चारों बुद्धिस्ट काउंसिल। तो ये राजगीर में हुआ था 483। महाकश्यपा जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, और यहाँ पे विनय पिटाक और सुत्त पिटाक कंपाइल हुआ था। ठीक है, विनय पिटाक को उपाली ने कंपाइल किया था, और सुत्त पिटाक को आनंद ने। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुआ था, सभा कमी इसके प्रेसिडेंट थे, और इसे जो है पेट्रोनाइज किसने किया था? तो काल अशोक ने। और यहाँ पे जो है वो पहली बार डिस्प्यूट अराइज हुआ था मंक्स के बीच में। ठीक है, स्थावीरवादी और महासंगिकाज यहाँ पे ये डिवाइड हुए थे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में वो पाटलिपुत्र में हुआ था 250 BC में। मोगलीपुत्र तिस्सा जो है वो प्रेसिडेंट थे, और अभिधम पिटाक यहाँ पे ऐड किया गया था। तो पहले से था विनय पिटाक, सुत्त पिटाक, और अभिधम पिटाक जो है वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में ऐड किया गया था। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क ने इससे पेट्रोनाइज किया था, वासुमित्र इसके प्रेसिडेंट थे, और अश्वघोष जो है वो डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पे महायान और हीनयान में स्प्लिट हो गया था। ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल। Question 18. Ashok sent his son Mahendra and daughter Sanghamitra to spread the message of Dhamma to which of the following countries? अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म का संदेश फैलाने के लिए निम्नलिखित में से किन देशों में भेजा था? तो ये श्रीलंका भेजा गया था अशोक के द्वारा अपने बेटा और बेटी लोग को। ठीक है, अब वहाँ पे जो क्रॉनिकल है, जो मेन क्रॉनिकल ओरिजिनेट होता है श्रीलंका से, वो महावामसा और दीपवामसा ओरिजिनेट होता है। ठीक है, तो महावामसा जो है वो पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क महानामा ने लिखा है। इसमें
हिस्ट्री है श्रीलंका का और श्रीलंका में कैसे बुद्धिज़्म स्प्रेड किया उसका। महावामसा में ही अशोक, महिंद्रा और संघमित्रा के बारे में मेंशन्ड है। ठीक है। द्वीप वामसा जो है वो द्वीप के बारे में बताता है, द्वीप, और वो द्वीप कौन सा, तो श्रीलंका के बारे में बताता है। ऑथर जो है वो अननोन है, लेकिन माना जाता है बुद्धिस्ट नन्स और मॉन्क्स ने ही इसे कंपाइल किया था। और ये ओल्डर देन महावामसा, मतलब सबसे पहले द्वीप वामसा आया, फिर बाद में महावामसा लिखा गया। ठीक है। और इसमें भी मेंशन है कि कैसे बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट मंक्स श्रीलंका आए। क्वेश्चन 19, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ एन ऑफिसर आफ्टर ऑफिसर कॉल्ड समहर्ता। तो ये जो है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, टैक्स असेसमेंट ऑफिसर। तो समहर्ता जो है वो टैक्स असेसमेंट ऑफिसर था ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। अब मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं कि और कौन कौन से ऑफिसर्स थे। तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रॉयल इनकम, ये शूलखंडक्ष ऑफिसर था। ठीक है। कोषाध्यक्ष जो है वो ट्रेजरी ऑफिसर था, तो जो राजकीय खजाना है वो कोषाध्यक्ष देखता था। लक्षाध्यक्ष जो है वो कॉइन मिंटिंग देखता था कि कितने कॉइन मिंट करने हैं, कितने कॉइन को वापस से सर्कुलेशन से हटाना है, तो ये लक्षणाध्यक्ष देखता था। ठीक है। राजुकाश जो है वो लैंड मेजरर था। युक्ता सबॉर्डिनेट टू रेवेन्यू ऑफिसर। सन्निदाता ट्रेजरी हेड। और पन्याध्यक्ष जो है वो कॉमर्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर था, जो मार्केट का देखता था कि मार्केट में सब सही से प्राइसिंग ये सब हो रहा है कि नहीं। क्वेश्चन 20, रुद्रसेन टू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी मैरिड प्रभावती गुप्ता द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्ता टू ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। तो रुद्रसेन टू जो है वो वाकाटक डायनेस्टी के रूलर थे और प्रभावती गुप्ता जो है वो चंद्रगुप्त टू की बेटी थी। ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं कि वाकाटक डायनेस्टी जो है उसके फाउंडर कौन थे। तो विद्याशक्ति लगभग 250 से 270 सीई में इसे सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया, जो कि आपका प्राइमरली मध्य प्रदेश वाला इलाका है, वहाँ पे था वाकाटक्स का रूल। फाउंडर कौन थे गुप्त डायनेस्टी के, तो श्रीगुप्त फाउंडर थे। उनके बेटे फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त वन आए और फिर समुद्रगुप्त आए, जिनके कोर्ट पोएट थे हरिसेन, और उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन लिखा था। ठीक है। चंद्रगुप्त टू के दौरान फाहियान आए थे और ये चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे। ठीक है। कुमारगुप्त वन जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करते हैं, और स्कंदगुप्त जो है वो हुन का इन्वेजन जो आता है ये वेस्टर्न इंडिया से, उसे सक्सेसफुली रिपल्स करते हैं। फिर पुरुगुप्त आए। अब उसके बाद जो गुप्त डायनेस्टी है वो उसके जो शासक हैं स्कंदगुप्त के बाद वो काफ़ी वीक पड़ जाते हैं, और विष्णुगुप्त जो है वो आखिरी गुप्ता रूलर है। ठीक है। क्वेश्चन 21, छाव इज पॉपुलर डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। छाव निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो छाव जो है वो आपका झारखंड का पॉपुलर डांस है। ये फोक डांस है, इससे क्लासिकल डांस का दर्जा नहीं मिला है बाई साहित्य नाटक अकेडमी, तो इसे फोक डांस कहते हैं झारखंड का। ये 3 रीजन में फेमस है, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो इसका 3 टाइप का इसे बोलते हैं। तो पुरुलिया छाव जो कि वेस्ट बंगाल में फेमस है, सरायकेला छाव जो झारखंड में फेमस है, और मयूरभंज छाव जो उड़ीसा में फेमस है। तो छाव का भी 3 टाइप का फॉर्म्स है। इसमें रामायण और महाभारत और पुराण से रिलेटेड हिंदू एपिक्स को डिपिक्ट किया जाता है छाव डांस में। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। छाव अब देखते हैं फोक डांसेस ऑफ झारखंड। तो छाव डांस तो अभी हमने देख लिया। पायका जो है वो एक वॉरियर डांस है, जिसमें जो आदिवासी वॉरियर्स होते हैं वो डांस करते हैं पायका डांस। धोमकच
कर्मा डांस कर्मा फेस्टिवल में किया जाता है। संथाली डांस संथाल ट्राइब करती है। फगुआ होली में होता है ये डांस। मुंडारी डांस, सोहराई डांस और फिरकल डांस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 22। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। यहाँ भी मैंने ऑप्शन छुपाना भूल गया। आई एम सॉरी गाइज, आई एम रियली रियली सॉरी। ऑप्शन बी म्यांमार हो जाएगा राइट आंसर। सिंपल तरीका है याद रखने का कि सार्क में कौन कौन है और बिम्स्टेक में कौन कौन है। तो देखिए नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश ये दोनों में है। सार्क में भी है और बिम्स्टेक में भी है। लेकिन सार्क में पाकिस्तान, मालदीव्स और अफगानिस्तान है। याद रखिएगा तीनों मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, तो आसानी होगा याद रखने में। सार्क में तीनों मुस्लिम मेजॉरिटी देश हैं जो इंडिया के नेबर हैं। और बिम्स्टेक में थाईलैंड और म्यांमार है, लेकिन पाकिस्तान, मालदीव्स या अफगानिस्तान नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन 23। हु एस्टैब्लिश्ड शांति निकेतन एंड वेंड। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन का एस्टैब्लिशमेंट रखा था। शांति निकेतन जो है वो भोलपुर इन वेस्ट बंगाल यहाँ लोकेटेड है और ये काफ़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड किया गया 2023 में और ये 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था इंडिया का। ठीक है। ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी इसमें फीचर करता है। यहाँ पे बहुत सारा वाइड रेंज और वैरायटी ऑफ स्टडीज़ कराई जाती थी। आर्ट था, एजुकेशन था, नेचर के बारे में स्टडीज़ होती थी। अब एक और चीज़ देखते हैं तो लास्ट 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, तो अभी जो सबसे रिसेंट में है वो देखते हैं तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है। 13 मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को इस बार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने ये किया, रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया। फिर मोयदाम्स है, माउंट बरियल अहोम डायनेस्टी 2024 में ऐड किया गया था। सेक्रेड असेंबली ऑफ होयसाल्स 2023। वेसार स्टाइल के जो भी टेम्पल है हैलीवुड में समुद्र, ये द्वार समुद्र में, तो वो सब जो टेम्पल है होयसाल का उसे 2023 में ऐड किया गया था। शांति निकेतन को 2023 में और धोलावीरा हड़प्पन सिटी जो कि आपका गुजरात में है उसे 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया था। क्वेश्चन 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो टैप वाटर, वाटर फ्रॉम पॉन्ड, वाटर फ्रॉम हैंड पंप या डिस्टिल्ड वाटर। तो हमारा डिस्टिल्ड वाटर जो है वो सबसे कमज़ोर चालक है विद्युतता का। ठीक है, पुअर कंडक्टर है डिस्टिल्ड वाटर। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री आयंस नहीं है, लैक डिजॉल्व सॉल्ट। फ्री आयंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं वही प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए यह बैड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर में इजी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। क्यों? क्योंकि वो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स पोजेस करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट पुअर कंडक्टर रेजिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास फ्रॉम देम। पुअर कंडक्टर में क्या आता है? तो डिस्टिल्ड वाटर। क्वेश्चन 25। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। सिल्वर, नाइक्रोम, क्रोमियम या फिर आयरन। तो निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत प्रतिरोध में सबसे अधिक है? तो ये नाइक्रोम वायर हो जाएगा। नाइक्रोम वायर का रेजिस्टिविटी हाई होता है, इसीलिए हम इसे ये हीटर में यूज़ करते हैं, जिससे कि हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी हाई है, जिस फिनोमेना को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल में क्या आता है। तो इबोनाइट आता है, टंगस्टन आता है, कार्बन आता है और अभी हमने देखा नाइक्रोम भी आता है। हाई कंडक्टिविटी में क्या आता है? तो कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम और सिल्वर। सबसे हाई कंडक्टिव मटेरियल कौन सा है? तो सिल्वर है। ठीक है, और सबसे लो रेजिस्टिविटी भी सिल्वर का ही है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस का सिंबल होता है आर और आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए या फिर वी बाई ए। रेजिस्टेंस जो है वो ओम्स में मेजर किया जाता है।
रेजिस्टिविटी, रो का क्या फॉर्मूला है, तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, मतलब रेजिस्टेंस इंटू एरिया बाई लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, ये ओम्स मीटर में मेजर होता है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी के। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी। ठीक है, और ये साइमन्स पर मीटर में मेजर होता है कंडक्टिविटी। क्वेश्चन 26, द Krebs cycle of aerobic respiration is carried out within which of the following cell organism? तो एरोबिक श्वसन का क्रेब चक्र निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में किया जाता है? तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल का एरोबिक रेस्पिरेशन कैरिड आउट होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को एटीपी में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, विच जो कि बाद में सेल यूज़ करता है एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एटीपी सेल यूज़ करता है एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन एटीपी बनता कैसे है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करता है एटीपी में। ठीक है, क्रेब्स साइकिल जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में ही एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू दी गार्ड सेल व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू देम? तो ये जो है पोर्स ओपन हो जाते हैं स्टोमाटा के। ठीक है, ये एल नहीं होगा, एल हटा दे, स्टोमाटा होगा। ठीक है, तो जैसे ही वाटर फ्लो करता है गार्ड सेल में, स्टोमाटा के पोर्स ओपन हो जाते हैं। क्वेश्चन 28, आयरन, आयोडीन एंड जिंक कैन बी कंसीडर एज विच ऑफ द फॉलोइंग? लोहा, आयोडीन और जिंक को निम्नलिखित में से किसके रूप में माना जा सकता है? तो ये जो है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल देखते हैं तो मैग्नीशियम, विटामिन B6, विटामिन सी एंड विटामिन ई। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्यों कहते हैं? तो बॉडी को इनका वेरी लेस अमाउंट रिक्वायर होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट में नहीं होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो नॉन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स है जिसे बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेता है, मतलब खुद बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज हो जाता है, उसे बाहर से खाने के रूप में या खाने के रूप में नहीं लेना पड़ता। ठीक है, एग्जाम्पल एलानाइन, एर्जिनाइन, एस्पेरेजिन एंड एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, अब देखते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में। तो कीड़ा जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि फैटी टिश्यूज़ और लिवर में स्टोर होता है। तो ऐसे याद रखना है कि कीड़ा जो है वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है। कीड़ा को पानी के कप में डाल दिए तो कीड़ा डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। तो कीड़ा कहाँ डिज़ोल्व होगा? कीड़ा तेल में डिज़ोल्व होगा, मतलब फैट में डिज़ोल्व होगा। ठीक है, वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स क्या होता है? तो सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस आर डिजोल्व इन वाटर। इसीलिए विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस का टैबलेट डॉक्टर लेने बोलता है। क्यों? क्योंकि जो भी आप विटामिन सी और बी लेते हैं वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, क्योंकि दे आर वाटर सॉल्यूबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज 14th बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड हेल्ड रिसेंटली? तो मैंने करेंट का भी क्वेश्चन ऐड कर दिया है इसमें। तो ये उमरोई मेघालय में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हु वॉज रिसेंटली स्वर्न इन एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? तो ऑप्शन सी, सुशीला कर्की जो है वो नेक्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल बनी। क्यों? क्योंकि जेनजी रिवॉल्यूशन हुआ था तो केपी शर्मा ओली और उनके कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स थे उन्हें थ्रो कर दिया गया, because they are involved in so much corruption. Their kids were enjoying lavish life outside in London and in European cities, and the common people and common youth of Nepal were suffering with jobs and unemployment.
तो इसीलिए बिल्कुल सही किया नेपाल के लोगों ने। थैंक यू वेरी मच। चैनल पे फिर ज़रूर आइएगा। पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए चैनल, और प्लीज़ सपोर्ट दिखाइए। आपके लिए मैं और ऐसे इस सीरीज़ में और भी वीडियोस आएंगे। लगभग 50 से 60 लेक्चर लाने का मैंने सोच रखा है, जिससे कि आपका CGL और GD जो भी एग्ज़ाम आने वाला है SSC का, उसमें आपको GK GS से बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं लेना होगा। और मैं अलग से करेंट अफेयर्स का जो है वो वीडियो लाने वाला हूँ MCQ फॉर्म में, जो कि 1.5 साल का पूरा कंप्लीट करेंट अफेयर्स होगा, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिससे कि आपका कोई भी करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन ना छूटे। तो मैं चलता हूँ। बाय बाय। हैव अ गुड डे।